हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका और आज हम लोग अपनी AIBE की वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अपने आज के 20 क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद सर्च वारंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सर्च वारंट से डील करता है? तो अगर आपका कोई इसमें मेंशन होगा IPC एंड BNS, तो आपको उसी बुक में खोल के इसको देखना है, उसी बेयर एक्ट में। फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो IPC का क्वेश्चन होगा। तो 93 सेक्शन जो था पिछली बार IPC का था। और अगर आपको ये पता होगा तो आप उसमें जो कंपैरेटिव टेबल है अपनी बेयर एक्ट में, उसको देख के भी बता सकते हैं कि जो नया वाला है वो सेक्शन 93 क्या बन चुका है अब। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट टू ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम इन ए फैक्ट्री अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग कौन रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए? अकाउंट मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, ओनर या HR मैनेजर? द HR मैनेजर इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। एक कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर सकते हैं वेयर कॉम्पनसेशन इज एडिक्वेट रिलीफ फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल, वेयर इट इन्वॉल्व्स अ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैनॉट सुपरवाइज एंड नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर इसमें रहेगा वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने नेचर से ही डिटर्मिनेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल गार्डियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 इज। कौन होता है? ओरिजिनल फादर होता है, एब्सेंस ऑफ ए मतलब ओरिजिनल मदर होती है, अडॉप्टिव फादर होता है या नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर है इसमें अडॉप्टिव फादर। Next question is, according to Republic Act 6770, which of the following powers is not provided to Office of Ombudsman? Ombudsman को इनमें से कौन सी वाली पावर नहीं दी जाती? Prosecutory power, public assistant function to adopt, institute and implement preventive measures या none of the above? तो ओम्बड्समैन को कौन सी पावर नहीं दी जाती? थर्ड वाली, फंक्शन टू अडॉप्ट, इंस्टीट्यूट एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स। Next is, which condition is not required to be satisfied by an invention to be patentable subject matter under Patent Act? Patent Act के अंडर इनमें से कौन सी कंडीशन हमें फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है? नोवेल्टी, डिस्टिंक्टिवनेस, इन्वेंटिव स्टेप्स या यूजफुलनेस? इट्स डिस्टिंक्टिवनेस। नेक्स्ट इज, प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? विमेन, चाइल्ड, दोनों या नन? तो ये दोनों इसका आंसर होगा, विमेन और चाइल्ड दोनों के केस में ही ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फोर्स में आया कब? 18 नवंबर 1986, 19 नवंबर, 21 नवंबर या 20 नवंबर? तो हमारा सही आंसर रहेगा इसमें 19 नवंबर। नेक्स्ट इज मोटर व्हीकल एक्ट 1939, ये फोर्स में आया कब? 1939, 1940, 1941, 1942? तो ये तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के बेयर एक्ट में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, 1939। उसके बाद ए पर्सन, अब ये मत सोचिएगा एग्जिस्ट करना और इन्फोर्स होना एक ही ईयर में हो सकता है, ये अलग अलग ईयर भी हो सकता है। ए पर्सन कैनॉट बी ए नेक्स्ट फ्रेंड, अ गार्डियन ऑफ ए पर्सन इफ he is a minor, he is an opposite party in the suit, he has not given consent in writing, all the above। तो एक पर्सन नेक्स्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, एक गार्डियन ऑफ ए पर्सन नहीं हो सकता, अगर वो माइनर होगा तो भी नहीं हो सकता, अपोजिट पार्टी होगा तो भी नहीं हो सकता, राइटिंग में कंसेंट नहीं देगा तो भी नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। अ डिक्री कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। एक डिक्री को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए अनदर कोर्ट में इफ़ द जजमेंट डेटर एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट, if the judgment debtor has property sufficient to satisfy the decree within the limits of court, if the decree directs the sale or delivery of immovable property situated outside the limits of jurisdiction, या all of the above? तो इसका आंसर तो रहेगा all of the above। मगर मैं आपको बता दूं, कई लोगों को जजमेंट डेटर का मतलब पता नहीं होगा। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक डिक्री होल्डर और एक जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिक्री कोर्ट पास करती है। अगर मेरे फेवर में फैसला हुआ है तो मैं बन गई डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में फैसला हुआ है उसको बोलते हैं जजमेंट डेटर। नेक्स्ट इज, रिसेंटली अभी एक केस हुआ केरला हाई कोर्ट में, हेल्ड एट ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्राइटेरिया विच अलाउड सर्टेन रिलैक्सेशन इन मार्क्स टू रिजर्व्ड कैटेगरी।
रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को रिलैक्सेशन मिला मार्क्स में एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा केस था वो? नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस यूजीसी, सीबीएसई वर्सेस यूजीसी, यूजीसी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड यूजीसी वर्सेस स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए कई बार क्या होता है, हम ऊपर का क्वेश्चन पढ़ के सोच लेते हैं केरला हाईकोर्ट का फैसला है, यूजीसी के साथ है तो केरला वर्सेस यूजीसी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर है नादिर सर्विस सोसाइटी वर्सेस यूजीसी। नेक्स्ट इज पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का लीडिंग केस था किस चीज़ पर? डाइंग डिक्लेरेशन पे, कंप्लाइंस पे, कन्फेशन पे या एक्सपर्ट विटनेस के ऊपर। इनका केस था डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर। डाइंग डिक्लेरेशन आप सब समझते होंगे, जो मरते टाइम जो डिक्लेरेशन दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का कैटेगरी में आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स या ऑल द अबव? इसमें इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स जो होगा वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, या तो थेफ्ट हुआ है या एक्सटॉर्शन हुआ है। ये क्या माना जाएगा? रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी? इट विल बी रॉबरी। उसके बाद एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36 और 37 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में प्रेफर एन अपील टू, वो प्रेफर करेगा अपील कहाँ पर करने का? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट? इट विल बी सुप्रीम कोर्ट। In most EU member countries, EU is European Union, EU member countries, which of the following most visible form of ADR? इनमें से सबसे ज़्यादा visible form of ADR मतलब जो आपका arbitration का जो मेथड है ADR का, dispute resolution का, वो सबसे common मेथड कौन सा है? Mediation, litigation, arbitration, conciliation? It's arbitration. Sorry. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमिटी एजेंसी। सॉरी, इनमें से कौन से को आप कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन? इट्स ऑल द अबव, सबको बोल सकते हैं आप। एक्स रिसाइड इन शिमला, बी एट कोलकाता एंड सी एट दिल्ली। ठीक है, सॉरी, ए रिसाइड एट शिमला, बी इन कोलकाता एंड सी एट दिल्ली। ए बी सी बीइंग टुगेदर एट बनारस, तीनों बनारस में मिले। बी एंड सी ने एक जॉइंट प्रोमिसरी नोट बनाया, पेएबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर टू ए को दे दिया। ए अब सू कर सकता है बी को, 85 सी को। ठीक है, कहाँ पर? एट बनारस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराउज, एट कोलकाता वेयर बी रिसाइड, एट दिल्ली वेयर सी रिसाइड या ऑल ऑफ द अबव? तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधा आंसर है ऑल द अबव। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार बताया है कि कभी भी जितनी भी पार्टीज़ होती हैं कहीं पर भी आप फाइल कर सकते हैं सूट को, जहाँ वो रहता है वहाँ पर, जहाँ वो काम करता है वहाँ पर, या दोनों पार्टी में से किसी के भी प्लेस ऑफ रेसिडेंट। विच ऑफ द लीडिंग केस ऑन एनवायरनमेंट? इनमें से एनवायरनमेंट पे किसका केस था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? नहीं था, इनका था राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HS ढिलन? ये भी नहीं था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? ये था। एंड नन ऑफ द अबव। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट पे था। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे? रेस जेस्टे पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है कौन सा सेक्शन उसका लगता है? 5, 6, 7, 8। ये लगता है 6 पे। In which section of Hindu Succession Act 1956 law of मिताक्षरा हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड? आपने पढ़ा होगा मिताक्षरा एंड दया भागा, हिंदू स्कूल है ये। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया? 6, 7, 8, 9। ये दिया गया है सेक्शन 6 में। नेक्स्ट इज वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पासिस ओनली ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹100 अगेंस्ट दिस ऑर्डर वेयर एन अपील शेल लाई। कहाँ पर करेंगे इसके अगेंस्ट में अपील? इन द कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दैट। दोनों में से किसी में भी नहीं करेंगे। ए परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री एट द हियरिंग एंड अपॉन द। एक परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो तभी ग्रांट किया जा सकता है डिक्री पे, एट द हियरिंग एंड अपॉन द डिमांड ऑफ द पार्टी, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, मेरिट ऑफ द सूट, नन ऑफ द अबव। इट्स मेरिट ऑफ द सूट। नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इट इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट, इट इज़ रेलिवेंट व्हेन इट अफेक्ट्स अवॉर्ड ऑफ डैमेज, व्हेन कैरेक्टर इज इटसेल्फ एन इशू, व्हेन इट अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। इट इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सेम? अगर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही बिल को पास कर दें तो वो क्या माना जाता है? बिल अप्रूव्ड, लॉ, बिल एक्सरसाइज बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट प्रोसीजर। इट्स लॉ, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया, पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया, तो हमारा बिल क्या बन गया? हमारा बिल लॉ बन गया। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड?
13, 24, 20, 25 कौन से सेक्शन में CRPC के असिस्टेंट PP जो है वो अपॉइंट किया जाता है? इट्स सेक्शन 25. इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशन द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया इज secular law in India, religious law, statutory law, personal law of the party. It's personal law of the party. Income which accrue or arise outside India but are directly received into India are taxable in case of residents only, both ordinarily residents and non-residents, yeah, all the SSCs. It's all the SSCs. Who are the partners in the bill of exchange? Bill of exchange में partners कौन होते हैं? Drawer, drawee, payee, दोनों drawer, drawee, payee या none of the above? इसमें both drawer, drawee और payee दोनों ही होते हैं. द प्रोविजन रिलेटिंग टू आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में दिया? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाला क्वेश्चन था. आर्टिकल 17, 15, 24, 23. इट्स आर्टिकल 17. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. आज थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 124, 123, 125, 126. इट्स 124. विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू स्क्वैश द wrongful order of the lower court? लोअर कोर्ट के गलत ऑर्डर पे किस पे स्क्वैश किया जा सकता है? प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, मैंडेमस, सर्शियरी. इट्स सर्शियरी. लास्ट क्वेश्चन इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आता है? मैरिज, क्रिमिनल लॉ, डिवोर्स या ऑल द अबव? इट्स ऑल द अबव. तो आज हमने 20 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए 2-4. तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. मैंने ये क्वेश्चंस करते दौरान एक चीज़ नोटिस की. एक तो रिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का आता है, तो अपने रिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा. दूसरा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो तो बेयर एक्ट से आप कर ही लेंगे. केस लॉज पे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं 3 से 4, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए. जो मेजर केसेस हैं वो आप पढ़ सकते हैं. और इसके अलावा आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसे रेस जुडिकाटा, रेस जेस्चे, ये सारे के सेक्शंस पूछ सकते हैं आपसे. तो आपको ये सब पता होना चाहिए. एक स्किल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जैसे कि अगर ए ने बी को तंग कर दिया तो वो कहाँ पर केस डाल सकता है. ये सूट फाइलिंग वाले केसेस जो हैं ये ज़रूर आ जाते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए. मैं फिर से कहती हूँ, हमारा टारगेट सिर्फ 45 क्वेश्चन का है. हमें यहाँ मेरिट नहीं बनानी है अपनी. हमें यहाँ 90-100 क्वेश्चन नहीं करने हैं. हमें सिर्फ 45 क्वेश्चन अपने सही करने हैं, जिसके लिए आपको 60 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलना है कि आपने अटैम्प्ट ही 60 करना है और 60 अपनी तरफ से राइट करके आना है, ताकि उसमें से 45 आपके करेक्ट निकल जाएँ और आप AIBE को क्लियर कर लें. अगर इसके बावजूद आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी शंका चल रही है दिमाग में, यू कैन ड्रॉप मी ए मैसेज ऑन 9953330800. इसमें आपकी हर तरीके की मदद कर दी जाएगी रिलेटेड टू योर AIBE एग्ज़ाम और लॉ एग्ज़ाम or any type of project work, etc. Till then, take care and keep preparing. Bye.